6 अगस्त 1945। दोस्तों यही वो दिन था जब जापान के हिरोशिमा में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तभी लोगों को एक बड़ा सा एयरक्राफ्ट आते दिखता है, जिसमें से पैराशूट से बंधा कंटेनर जमीन पर गिरता है। दोस्तों इसके जमीन पर गिरते ही चारों तरफ तबाही मच जाती है और इस तबाही की खबर पूरे जापान में फैलने लगती है। तभी उसके 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को एक और धमाका होता है, लेकिन इस बार ये धमाका नागासाकी में होता है। दोस्तों धमाकों में लाखों लोगों की जान चली जाती है, लेकिन दोस्तों एक शख्स ऐसा भी था जो दोनों धमाकों को झेलकर दुनिया के सामने एक मिसाल की तरह खड़ा हो जाता है। तो आखिर कौन है वो शख्स और क्या हुआ था उसके साथ? दोस्तों अगर आपको भी इन चीजों के बारे में जानना है तो हमारी आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस ने जापान के ऊपर 2 न्यूक्लियर बम फेंके थे, जिसमें से एक बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में फेंका गया था। वहीं उसके 3 दिन बाद दूसरा बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में फेंका गया था। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें हिरोशिमा की, तो इस शहर की पॉपुलेशन उस वक्त करीब 3.5 लाख के आसपास थी और जब यहाँ पर बम फेंका गया था तो लगभग 70 से 80 हजार लोग तो उसी वक्त मारे गए। लेकिन दोस्तों ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इससे भी कई ज्यादा लोग बाद में इस बम के रेडिएशन की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे। ऐसे में कई सारे रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि इस बम के एक्सप्लोजन के करीब 1 महीने बाद इससे मरने वालों की संख्या 1.5 लाख तक पहुंच गई थी। वहीं इस हादसे के 5 साल के बाद मरने वाले लोगों की संख्या 2 लाख पार कर गई थी। दोस्तों ये सारे रिकॉर्ड तो केवल हिरोशिमा के हैं, क्योंकि अगर हम बात करें नागासाकी की तो उस समय वहाँ की पॉपुलेशन करीब 2,60,000 थी। लेकिन बदकिस्मती से नागासाकी में हुआ धमाका हिरोशिमा से ज्यादा भयानक था, जिस वजह से कई सारे फैक्ट्री वर्कर्स और स्टूडेंट्स तुरंत मारे गए, जिनकी संख्या 40 से 75 हजार के बीच में थी। और 1945 के अंत तक करीब 80 हजार लोग और मारे गए थे। पर दोस्तों यह वो आंकड़े हैं जो ऑफिशियल तौर पर लोगों के सामने रखे गए थे, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर इससे कई ज्यादा बड़ा है। और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के मुताबिक ये नंबर अगले 5 सालों में जस्ट डबल हो गया था, यानी कि करीब 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग नागासाकी में ही मारे गए थे। दोस्तों केवल उस समय ही नहीं बल्कि अभी तक इस न्यूक्लियर बम का रेडिएशन लोगों की जान ले रहा है, जहां उस वक्त हुए रेडिएशन की वजह से कई सारे लोगों को कैंसर हो गया और उनकी आने वाले जनरेशन तक को इसका कहर झेलना पड़ रहा है। पर अगर हम बात करें उस शख्स की जिसने इन दोनों ही न्यूक्लियर हादसों को झेल के जिंदा बच गया, तो दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि सुतोमू यामागुची है। इनका जन्म 1916 में हुआ था और 2010 में इनकी मौत हुई। लेकिन अपनी इस 93 साल की जिंदगी में इन्होंने बहुत कुछ देखा। वैसे दोस्तों अगर हम बात करें इन दोनों न्यूक्लियर डिजास्टर में सरवाइव करने की, तो ऐसे कई सारे लोग सामने आ जाएंगे। लेकिन यामागुची को जापान की गवर्नमेंट द्वारा इस चीज के लिए अलग ही पहचान मिली है। एक्चुअली में दोस्तों यामागुची नागासाकी में रहते थे, लेकिन काम के सिलसिले में इन्हें हिरोशिमा जाना पड़ा था। उस समय ये मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के लिए काम करते थे। दोस्तों यामागुची अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो हिरोशिमा से नागासाकी के लिए निकले ही थे। तभी रास्ते में इन्हें एक एयरक्राफ्ट आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखते ही ये समझ गए थे कि ये एयरक्राफ्ट एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट है, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट तकरीबन 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। ऐसे में उस वक्त इतनी ऊंचाई पर जापानीज जहाज नहीं उड़ सकते थे। ऐसे में इन्हें लगा कि ये एयरक्राफ्ट जापानीज इलाके से केवल गुजर रहा होगा। लेकिन देखते ही देखते कुछ पलों में एक बड़ा सा कंटेनर पैराशूट से बांधकर जमीन पर फेंका गया। दोस्तों अब किसे पता था कि ये कंटेनर पूरे जापान की जियोग्राफी बदल देगा। दोस्तों यामागुची ने एक इंटरव्यू में बताया है कि उस कंटेनर को जमीन पे गिरने में करीब 45 सेकंड लग गए थे और तब तक कई लोगों की निगाहें उस कंटेनर पर टिकी हुई थी। जैसे ही वो कंटेनर जमीन पर गिरता है, वैसे ही ये एक आग के गोले में बदल जाता है, जिसकी तेज चमक ने लोगों को मानो कुछ समय के लिए अंधा कर दिया हो, जहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और इस धमाके की वजह से यामागुची एक दूर आलू के खेत तक जा पहुँचे थे। दोस्तों इस हादसे के बाद यामागुची थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए थे और जब उनकी आंखें खुली तो आसमान में चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब से निकलने वाले धुएं की वजह से सूरज की रोशनी पूरी तरह से ढक गई थी। दोस्तों 6 अगस्त की रात यामागुची के लिए बेहद ही काली रात थी, क्योंकि इतने बड़े हादसे को देखने के बाद उस रात वो सो नहीं पाए और अगले दिन सुबह 7 अगस्त को वो अपने शहर नागासाकी के लिए निकल गए। जब वो नागासाकी जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि कई सारे लोग न्यूक्लियर बॉम्ब के रेडिएशन की वजह से पूरी तरह से जल रहे थे और कितनों के लाश यूं ही लावारिस पड़े हुए थे। दोस्तों यहाँ तक कि यामागुची के सामने एक पल ऐसा भी आया था जहाँ पुल टूटने की वजह से इन्हें लाशों के ऊपर बैठकर तैरते हुए जाना पड़ा था। अब आप खुद ही सोच लीजिए
कि इनके लिए यह मंजर कितना ज्यादा भयानक होगा। दोस्तों जैसे तैसे करके ये नागासाकी पहुंचते हैं, जहां इन्होंने 8 अगस्त को अपने जले हुए शरीर का इलाज करवाया। इनका चेहरा न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से इतना ज्यादा जला हुआ था कि इनका खुद का दोस्त भी इन्हें नहीं पहचान पा रहा था। खैर वो पल भी निकल गया और अगले दिन ये अपने ऑफिस पहुंचते हैं, जहां ये अपने कंपनी के डायरेक्टर को हिरोशिमा में हुए बम हादसे के बारे में बता रहे थे। दोस्तों उस समय पूरी दुनिया को यह पता चल गया था कि अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा में न्यूक्लियर बम फेंका गया है, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये बम कितना ज्यादा खतरनाक था। जब यामागुची अपने बॉस को सारी चीजें बता रहे थे तो उनके बॉस को यकीन ही नहीं हुआ कि एक बम इतनी बड़ी तबाही मचा सकती है। पर तभी अचानक से एक और आग का गोला नजर आया, जहां ये धमाका इतना ज्यादा भयानक था कि यामागुची के ऑफिस के शीशे टूटने लगे थे। दोस्तों यामागुची ने जब इस हादसे के बारे में इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने बताया था कि उन्हें नागासाकी में हुए हादसे को देखकर ऐसा लगा कि ये मशरूम क्लाउड है जो उनका पीछा कर रहा है। लेकिन जब ये हादसा तबाही का रूप लेने लगा तो इन्हें समझ में आ गया था कि इन्हें अब एक नहीं बल्कि दो बम धमाकों का सामना करना है। दोस्तों यामागुची बॉम्ब के कहर से पहले से ही परेशान थे और ये दूसरा धमाका तो उससे भी ज्यादा भयानक था, जिसकी वजह से एक कैंसर फैलाने वाला रेडिएशन चारों तरफ लोगों को अपनी चपेट में लेने लगा और फिर से लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पर दोस्तों बाकी लोगों के मुकाबले यामागुची काफी खुशकिस्मत थे, क्योंकि वो दो बम धमाकों से बच गए थे। हालांकि शुरू में इन्हें अपना ट्रीटमेंट करवाना पड़ा, पर हादसे की कुछ ही महीनों बाद इन्होंने बहुत ही जल्दी रिकवरी कर ली और अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ गए, जहां इन्होंने प्रेसिडेंट बराक ओबामा से भी मुलाकात की और कई सारे इंटरव्यू भी दिए। जिसके साथ ही यामागुची ने अवतार मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमेरॉन से भी मुलाकात की। लेकिन दोस्तों 2006 को यामागुची के पेट में कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से काफी समय तक इस बीमारी से लड़ने के बाद 2010 में इनकी मौत हो गई। दोस्तों ये कैंसर भी उन्हीं बम धमाकों की देन थी, जहां सिर्फ इन्हें नहीं बल्कि इनकी फैमिली में भी कई लोगों को कैंसर से जूझना पड़ा। पर फिर भी ये अपने आप को खुशकिस्मत कहते थे, क्योंकि इन्होंने इस हादसे के कई सालों तक एक नॉर्मल जिंदगी जिया। दोस्तों यह थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसके बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। 26 अप्रैल 1986। दोस्तों यही वो दिन था जब एक ऐसा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ जिसकी वजह से उसके आसपास मौजूद सभी लोग एक एक करके रेडिएशन की वजह से मरने लगे। लेकिन किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि उसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करने वाला एक वर्कर मौत को मात देकर ना सिर्फ जिंदा बचेगा बल्कि एक अलग ही इतिहास रच देगा, जिसका इतना बड़े डिजास्टर से जिंदा वापस लौटाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसे जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।